ने जो करवाया था अति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मैंने आपको करा दिए। जो मैंने बताए थे 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तो वो आपके कंप्लीट हो गए। अब जो आज आपका दूसरा आएगा वो आएगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वो होते पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा आता है वो आता है रचना, रचना बनावट, रचना बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना बनावट के आधार पर, आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना बनावट के आधार पर शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला रूढ़। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है रूढ़। दूसरा होता है आपका, दूसरा जो होता है आपका यौगिक, दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, तीसरा होता है हमारा योग रूढ़, तीसरा होता है योग रूढ़, योग रूढ़। रचना बनावट के आधार पर शब्द हमारे होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। अब ये 3 तो आप बोलोगे मैम 3 तो करा दिए, अब इसमें बताना है रूढ़ कहते किसे है, रूढ़ शब्द कहते किसे है। पहले हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द कहते किसे है। रूढ़, ठीक है, क्या है पहला? रूढ़ जिन शब्दों की, मैंने बोला जिन शब्दों की, जिन शब्दों की सार्थक, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और अन्य शब्दों की, अन्य शब्दों की, अन्य शब्दों की मेल से, अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो, ना बना हो। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं, ये किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं। ठीक है, और अगर सार्थक का मतलब कि जिस शब्द का कोई अर्थ हो। ठीक है, मैंने शब्द बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक, अगर हम इसके सार्थक यानी हम इसके अगर अलग अलग कर देंगे तो इसकी सार्थकता क्या हो जाएगी, सार्थकता क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ना बना हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखो, सार्थक खंड नहीं हो सकते, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो इसकी सार्थकता भिन्न हो जाएगी और ये अन्य मेल से नहीं बना होगा। अब देखो जैसे, कैसे, देखो जैसे, जैसे लिखा जाएगा दिन, दिन। अब क्या हम दिन को तोड़ सकते हैं? अगर अब मैंने इसको तोड़ दिया आगे, दी प्लस ना, तो इनका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। दी प्लस ना, तो इनका कोई अर्थ निकला? नहीं निकल रहा। क्या हो गए ये, इनके क्या कर दिए, यहाँ पे खंड कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो इनका क्या हो गई, सार्थकता क्या होगी, भिन्न हो गई, यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं रहा है। ठीक है, और ये देखिए दिन, हमें पता है दिन की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, और ये क्या है, अपने आप में मूल शब्द है, यानी कि किसी अन्य शब्दों की वो सहायता से नहीं बना है। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में मूल शब्द है। तो इसे अगर हम इसे तोड़ेंगे इस तरीके से तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसी तरीके से मुंह, मुंह, अगर हम मुंह को भी क्या कर देंगे, मुंह प्लस हा, ऐसे तोड़ देंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? मुंह का कोई अर्थ है? नहीं है। हा का अपना अलग अर्थ है? नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तोड़ेंगे तो इनका क्या होगा, सार्थकता भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे
आप लोगों को ये एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। जैसे मैंने बताया दिन, मुंह, ठीक है। अब लिख देंगे चावल, अगर हम इसको आगे ऐसे कर देंगे चा प्लस वल, तो इनका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द कहते किसे है? जिन शब्दों को क्या खंड नहीं कर सकते, और अगर हम उनको खंड करेंगे तो उनकी सार्थकता भिन्न हो जाएगी और ये अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जो दूसरा आता है वो आता है यौगिक, ठीक है। यौगिक यानी अब यहाँ क्या होंगे? यहाँ शब्द जुड़ेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे, ठीक है। अब तक तो रूढ़ की बात चल रही थी, जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बना था, और अगर उसकी सार्थकता को खंड करें तो क्या हो जाएगी? सार्थकता में भिन्न हो जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा आता है वो आता है यौगिक। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, ठीक है। यौगिक का अर्थ ही क्या होता है? मेल से बना हुआ, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ठीक है। दूसरा क्या है? यौगिक। दूसरा क्या है हमारा? यौगिक शब्द, ठीक है। अब यौगिक शब्द कहते किसे है? यौगिक का अर्थ है, यौगिक का अर्थ है, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ, ठीक है। मेल से बना हुआ, यौगिक का अर्थ ही क्या है? मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है उन्हें ही क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। उन्हें ही क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। सीधे सीधे यौगिक का अर्थ मेल से बना हुआ, यानी कि जब इसमें हम शब्दों को तोड़ेंगे तो जो दोनों शब्द होंगे वो क्या होंगे? उनका क्या होगा? आपस में मेल होगा, यानी कि उन दोनों का अपना अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो जैसे इसको आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आप लोगों के काम आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने खाली ये देख लिया और बस हो गया। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे विद्या प्लस आलय, यौगिक शब्द की बात करें। यौगिक शब्द यानी कि मेल से बना हुआ है, ठीक है। विद्या प्लस आलय, तो विद्या और आलय, आलय किसको बोलते हैं? घर, यानी कि विद्या का आलय, विद्या का आलय, विद्या का आलय। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। तो देखो विद्या प्लस आलय, ठीक है। जबकि रूढ़ में क्या हो रहा था? रूढ़ में हम अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या? मेल से बना हुआ। विद्या का अपना मीनिंग है, अलग का अपना अर्थ है, ठीक है। विद्या का आलय यानी कि विद्या का आलय, ठीक है। आलय मतलब घर। दूसरा आता है राजपुत्र, ठीक है, यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं।
आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यौगिक शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, अब जो यौगिक शब्द है हमारे, ये 3 चीजों से और बने हुए। सबसे पहले ये आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, ये आपको नोट करके लिखना है, क्योंकि आपके पेपरों में आ सकता है। जो यौगिक शब्द है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, जो हमारे यौगिक शब्द है वो किस किस से बनते? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से मिलकर हमारे यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक है, ये आपको नोट में लिखना है। ये आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास आपको आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं। ठीक है, अभी आपको ये लिख देना है कि जो हमारे यौगिक शब्द होते हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय और समास से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा आता है, पहला हो गया रूढ़, दूसरा यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तीसरा जो आता है वो आता है योग रूढ़। ठीक है, अब देखो, अभी आपने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। अब इसमें देखो योग भी है और रूढ़ भी है, यानी कि इन दोनों का मिक्स हो गया। ठीक है, योग भी है और रूढ़ भी है, यानी कि क्या है, शब्द यौगिक भी है लेकिन रूढ़ भी हो जाएगी। यानी इसका क्या हो जाएगा, रूढ़ मतलब यहाँ पे विशेष अर्थ हो जाएगा। ठीक है, विशेष अर्थ हो जाएगा इसका, यानी कि अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेगा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो अब तीसरा आता है आपका योग रूढ़ शब्द कहते किसे है। ठीक है, जब आप अच्छे से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द समझ गए तो इन्हीं दोनों का योग रूढ़ भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है योग रूढ़, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कहते किसे? वह शब्द जो यौगिक तो होते, वह शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ। ठीक है, यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है। रूढ़ का मतलब यहाँ पे विशेष अर्थ हो जाता है, यानी अपना सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, डेफिनेशन से आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसके एग्जाम्पल में लिखूंगी तो आपको अच्छे से आ जाएगा कि योग रूढ़ शब्द क्यों कहा गया है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें। वह शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं, वह शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे ये। ठीक है, विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे। ठीक है, यानी ये अपना अर्थ प्रकट ना करके किसी अन्य यानी किसी तीसरे और संकेत करेंगे। ठीक है, जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, रूढ़ हो जाता है, ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, वह शब्द जो यौगिक तो होते हैं
यौगिक तो होते हैं। यौगिक शब्द किसे कहा था? जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बनता है उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तो ये यौगिक तो होते हैं, पर जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि जो उनका अर्थ निकलेगा वो विशेष अर्थ हो जाएगा, और ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि अपने अर्थ को नहीं, अपना अर्थ प्रकट नहीं बल्कि किसी तीसरी ओर संकेत करेगा। ठीक है, यानी कि कोई तीसरा ही इसका क्या होगा? विशेष अर्थ निकलेगा। अब वो कैसे? ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आप बोलोगे मैम कि ऐसे कौन से शब्द है जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ वो शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है, पेपर में आ सकता है आपके यहाँ से, और पेपर में आता ही आता है। जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। इन्हीं को आप अच्छे से पढ़िए, यहीं से आपके हिंदी से क्वेश्चन आंसर आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे पीतांबर। ठीक है, शब्द है यहाँ पे पीतांबर। ठीक है, अब यो मैंने क्या बोला था? यौगिक तो होते हैं पर क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। अब देखो पीतांबर का अर्थ क्या होता है? पीला वस्त्र। ठीक है, अगर इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पे पीला है अंबर। ठीक है, आप लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा होगा। वस्त्र के पर्यायवाची क्या होता है? पट, चीर, अंबर, पट, वसन। ठीक है, अब आपको आगे जब पर्यायवाची पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि पीतांबर पीला है अंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इसका अर्थ पीला वस्त्र। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ निकल कर, मैंने क्या बताया? इसको अगर तोड़ेंगे पीतांबर को, पीला प्लस अंबर। ठीक है, तो यानी कि अंबर किसको बोलते हैं? वस्त्र को। तो मैंने आगे क्या लिख दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेंगे पीला प्लस अंबर, ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो ये ऐसा होगा। इसका आगे क्या है? पीला वस्त्र। ठीक है, अंबर भी किसको बोलते हैं? वस्त्र को बोलते हैं। जब आप लोग पर्यायवाची पढ़ाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो पीला वस्त्र। ठीक है, अब ये यहाँ पे पीला वस्त्र का वर्णन नहीं कर रहा, यानी इसका अर्थ नहीं बता रहा। तो ये यहाँ पे पीला वस्त्र जो दर्शा रहा, तो यहाँ पे बात हो रही है जो पीला वस्त्र धारण करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पीला पीतांबर बात हो रही है वो हो रही है श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ रूढ़ हो जाता है, यानी इसका विशेष अर्थ क्या निकल गया? श्री कृष्ण। यानी यहाँ पे पीला वस्त्र का अर्थ नहीं बल्कि सीधे किसकी बात हो रही? श्री कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? विशेष अर्थ निकल गया है। ठीक है, विशेष अर्थ निकल गया। अब आपको मैंने यौगिक में बताया था उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो समास में एक आता है आपका बहुव्रीहि। जब आप समास पढ़ोगे तो उसमें एक आता है बहुव्रीहि समास। तो जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वही सब क्या है? योग रूढ़ के भी है। ठीक है, योग रूढ़ जो शब्द है वो भी क्या है? बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण है, उसमें भी यही होता है। यहाँ से आपका बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आगे जब समास पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब आपको याद आएगा कि मैम ने योग रूढ़ जब शब्द पढ़ाए थे तो वो भी ऐसे ही थी। तो आपको दोनों चीज याद रहेगी, योग रूढ़ भी और समास का एक भाग बहुव्रीहि समास भी। ठीक है, दूसरा है दशानन। दूसरा है दशानन। दशानन। ठीक है, दस है आनन जिसके, दस है आनन, दस है आनन जिसके। ठीक है, तो दस है आनन जिसके बात कर रहे हैं रावण की। ठीक है, रावण की। दस है आनंद जिसके, अर्थात किसकी बात हो रही है? यहाँ पे 10 आनंद किसके होते हैं? रावण के होते हैं। तो यहाँ पे 10 आनंद किसके लिए वो हो रहा है? रावण के लिए हो रहा है। ठीक है, किसका अर्थ निकल रहा है? रावण के लिए। इसी तरीके से जलज। जलज। ठीक है, जलज का मतलब होता है जल में जन्मा। जलज का अर्थ होता है
जल में जन्मा, ठीक है, यानी कि जिसका जन्म जल से हुआ हो, ठीक है। तो जल में जन्मा अर्थात किसकी बात हो रही है, इसका अर्थ निकले कमल, ठीक है, कमल, विशेष अर्थ हो रहा है ना, कमल, किसकी बात हो रही, कमल की। जलज यानी जलज का मतलब होता है जल में जन्मा, और कौन, कमल, ठीक है, कौन जन्मा, कमल, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि योग रूढ़ शब्द कहते किसे है, यानी कि यौगिक तो होते हैं लेकिन इनका अर्थ क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है। ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके क्या करते हैं, किसी विशेष अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं। पीतांबर, पीला वस्त्र, यानी कि श्री कृष्ण की बात कर रहा है। दशानन, दस आनंद, जिसके अर्थात रावण, ठीक है। जलज यानी कि जल में जन्मा, कौन, कमल, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण थे किसके, योग रूढ़ शब्द के, ठीक है। मैंने बोला जो समास है, तो जो बहुव्रीहि समास होता है, नोट करके लिखना, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, ठीक है। जो योग रूढ़ शब्द है वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, ठीक है। जब आपको समास पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि योग रूढ़ जो शब्द है वो क्या है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। बहुव्रीहि समास भी ऐसी होता है, वो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रचना बनावट के आधार पर 3 शब्द थे, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, ठीक है। अब आप ये तीनों को समझ गए होंगे। ये मैंने अच्छे से करा दिए कि किससे कहते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। और जो मैंने नोट में लिखाया है उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो यौगिक है जो उपसर्ग, पढ़ते और समास से मिलकर बनते, वो आपको आगे चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उपसर्ग, पढ़ते और समास, ठीक है।